मई 1957 को लाइफ मैगजीन ने एक आर्टिकल लिखा था जहां उन्होंने कहा कि केरला सबसे छोटा और सबसे गरीब स्टेट्स में से एक है। 1964 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने केरला की भुखमरी के बारे में बात करी। इंदिरा गांधी ने तो ये भी कहा था कि वो चावल तब तक नहीं खाएंगी जब तक केरला की चावल की डिमांड पूरी नहीं हो जाती। अब इस ग्राफ को देखिए, जो केरला और इंडियन एवरेज की पर कैपिटा इनकम का रेशियो है। 1970s और 80s के दौरान केरला की इनकम 20% कम थी इंडियन एवरेज से, पर यह चेंज होने लगा 1990s के बाद। 2012 के लेटेस्ट अवेलेबल डेटा के हिसाब से केरला की पॉवर्टी रेट सबसे कम है हमारे देश में। तो कैसे केरला एक ऐसा राज्य है जिसकी सरकार पावर में आई थी एक ऐसे स्लोगन के साथ कि वी आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग वंडरफुल, वो इतनी प्रोग्रेस करके कैसे इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड स्टेट्स बनी, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। Passing through picturesque villages, busy boat jetties and vibrant life, Kerala unveils a harmony of art and nature. Kerala has been the cradle of invading forces from time immemorial. केरल में जो आर्थिक दशा है वो अच्छी तो नहीं है। अब हम में से कई लोग ये कहेंगे कि केरला इतना डेवलप्ड इसलिए हुआ है क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स करी अपनी हेल्थ और एजुकेशन में। जैसे 1980s के बाद इंडिया की एवरेज के मुकाबले केरला के बजट का एक ज़्यादा बड़ा भाग वो हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर्स में इन्वेस्ट करते थे। और इसके पीछे एक मेजर कारण था केरला एजुकेशन बिल, जो केरला की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था जब वो पावर में आई थी 1957 में। 1950s में केरला के ज़्यादातर स्कूल प्राइवेट थे और उधर टीचर्स को बहुत लो सैलरीज मिलती थी, पर 1957 के बिल ने इसको चेंज कर दिया, जिसके बाद सरकार प्राइवेट स्कूल की टीचर सैलरी भी पे करने लग गई और इन स्कूल्स को बुलाया गया फिर एडेड स्कूल्स, यानी कि ऐसे स्कूल्स जिनको सरकार से भी सहायता मिल रही है। और ऐसे ही कारणों की वजह से एजुकेशन और हेल्थ इंडिकेटर्स पर केरला इंडियन एवरेज से बेहतर कर रही है। इनफैक्ट 1999 तक केरला में लाइफ एक्सपेक्टेंसी साउथ कोरिया और चाइना से भी ज़्यादा थी। पर यह प्रोग्रेस बस इंडिपेंडेंस के बाद ही नहीं हुई, बल्कि ट्रावनकोर और कोचीन जैसे प्रिंसली स्टेट्स इन मामलों में इंडिया से बेहतर कर रहे थे। The cradle of invading forces. केरला की फॉर्मेशन हुई 1956 में, जब दो प्रिंसली स्टेट्स ट्रावनकोर और कोचीन और ब्रिटिश रूल मालाबार डिस्ट्रिक्ट को एक स्टेट बनाया गया क्योंकि वो एक कॉमन लैंग्वेज मलयालम को शेयर करते थे। अब ट्रावनकोर की बात करते हैं, जो तीनों भागों में से सबसे ज्यादा प्रोग्रेसिव था। ट्रावनकोर में गवर्नेंस इतनी मजबूत थी कि 1867 में इंडिया के ब्रिटिश सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने कहा कि ट्रावनकोर एक मॉडल स्टेट है अपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। ट्रावनकोर की एजुकेशन प्रोग्रेस के लिए दो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे। पहला था जो प्रोएक्टिव रोल प्ले किया उधर की गवर्नमेंट ने। जैसे 1904 तक लोअर कास्ट लोगों की प्राइमरी एजुकेशन की कॉस्ट गवर्नमेंट ऑफ ट्रावनकोर देने लग गई। पर कुछ एकेडमिक्स का मानना है कि जो सरकार का रोल रहा है इस प्रोग्रेस में वो ज्यादा एग्जैजुरेटेड है। और कई लोग मानते हैं कि 19th सेंचुरी में एक्चुअली ट्रावनकोर सरकार ने बैकवर्ड कम्युनिटीज और महिलाओं के लिए इतना किया नहीं था। वो कहते हैं कि इसका श्रेय उल्टा जाना चाहिए सोशल मूवमेंट्स और क्रिश्चियन मिशनरीज को। जैसे श्री नारायण धर्म परिपालन योगम जैसी रिफॉर्म मूवमेंट्स ने लोअर कास्ट कम्युनिटीज को एजुकेशन देने के लिए संघर्ष किया। इसी तरह कई मिशनरीज ने भी लोअर कास्ट लोगों के लिए स्कूल्स और कॉलेजेस बनाए। जैसे लंदन मिशनरी सोसाइटी ने हजारों स्टूडेंट्स के लिए स्कूल्स बनाए। पर जब लंदन मिशनरी सोसाइटी के स्कूल्स में फाइनेंशियल दिक्कतें होने लग गई, तब सरकार ने एक बड़ा रोल निभाया और वो उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देने लग गई। अब इसके पीछे तीन कारण थे। पहला कि उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देकर सरकार का ज्यादा कंट्रोल हो गया स्टेट की एजुकेशन पर। दूसरा कि उन स्कूल को सपोर्ट देकर सरकार इंश्योर कर सकती थी कि जो लोअर कास्ट लोग थे उनके खुद के स्कूल से और वो सरकारी अपर कास्ट स्कूल्स में नहीं आते। इनफैक्ट ट्रावनकोर के अपर कास्ट खुद सरकार को बोल रहे थे कि उनको नए स्कूल्स बनाने चाहिए लोअर कास्ट के लिए, ताकि वो उनके साथ मिले ना। तीसरा कि केरला के लोअर कास्ट, जिनमें से कई लोगों ने क्रिश्चियनिटी में कन्वर्जन कर ली थी, वो फिर एजुकेशन के लिए डिमांड करने लग गए। और इस एजुकेशन की डिमांड को पूरा करने के लिए सरकार के लिए ज़्यादा आसान था कि वो एग्जिस्टिंग क्रिश्चियन स्कूल्स को सपोर्ट दे और ना कि नए स्कूल्स बनाए। पर इसके बाद भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन केरला के एजुकेशन सेक्टर में बहुत था। इसी वजह से डॉक्टर मिचेल ने ट्रावनकोर में एक एजुकेशन कोड इंट्रोड्यूस किया इस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को कम करने के लिए। जैसे 1891-92 में लोअर कास्ट ईलवाज, एंड आई नो कि मैं ईलवाज प्रोनाउंस नहीं कर सकता ढंग से, वो मलयालम साउंड मुझसे निकलती ही नहीं है।
तो 1891-92 में लोअर कास्ट ईलवाज की रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट स्कूल्स में बस 2.1% थी, जबकि उनकी पॉपुलेशन 16% थी, जिसकी वजह से लोअर कास्ट कम्युनिटीज जैसे ईलवाज की लिटरेसी रेट में बढ़ोतरी हुई थी। और 1931 में कोचीन और ट्रैवनकोर इंडिया के सबसे लिटरेट भागों में से एक थे। और हमें ये रियलाइज करना चाहिए कि लिटरेसी के कई फायदे होते हैं। जैसे एक फायदा है फाइनेंशियल लिटरेसी, इसीलिए इतना सरप्राइजिंग नहीं होना चाहिए कि एक रिसर्च के हिसाब से केरला की सबसे हाईएस्ट परसेंटेज है उन महिलाओं की जो अपने खुद के बैंक अकाउंट्स मैनेज करते हैं। और अपना पैसा मैनेज करना सभी के लिए जरूरी है। जैसे एक सर्वे के हिसाब से करीब 76% इंडियन एडल्ट्स जरूरी फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स नहीं समझते, और एक दूसरे सर्वे के हिसाब से 72% इंडियंस को पता भी नहीं है कि उनको कितना इन्वेस्ट करना चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। ऐसी सिचुएशन में हमें एक ऐसा सेंट्रलाइज ऑटोमेटेड सिस्टम चाहिए जो हमारी सारी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स की सोर्सेज को मैनेज कर सके, यानी कि सारे एसेट्स और लायबिलिटीज को। और एक ऐप जो इस चीज में आपकी मदद कर सकती है वो है IND मनी, जो मान लो एक ऑल इन वन सुपर ऐप की तरह काम करती है। और IND मनी आपकी खास बात यह है कि वो ऑटो कैलकुलेट कर लेती है कि आपकी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स कैसे परफॉर्म कर रही है, कौन अच्छा परफॉर्म कर रही है और किन इन्वेस्टमेंट्स को आपको ज़्यादा अटेंशन देना चाहिए। इस ऐप के जरिए आप जीरो कमीशन म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे मैं इस ऐप को कुछ टाइम के लिए यूज़ कर रहा हूँ अपनी सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स और एक्सपेंसेस को मैनेज करने के लिए। इस ऐप से मुझे डेली अलर्ट्स मिलते हैं अपने पोर्टफोलियो के बारे में, और वो बताती कि मैं अपने पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस को कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। इस ऐप के जरिए मैं अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स भी सेट कर सकता हूँ। तो ये ऑलमोस्ट एक ऑटोमेटेड पर्सनल CFO की तरह काम करती है। तो अगर आप भी अपनी वेल्थ मैनेजमेंट इंप्रूव करना चाहते हैं तो इस ऐप को जरूर चेकआउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब एजुकेशन की तरह ट्रैवनकोर का परफॉर्मेंस हेल्थ में भी बहुत ही अच्छा था। But in recent years, something new has been happening in Kerala. A baby born here is 3 or 4 times more likely to survive than the average Indian child. Here, people are gaining the confidence to take more control over their own lives, and the improvements they achieve generate more confidence and more change. जैसे 1865 में ट्रैवनकोर के महाराजा ने कहा था कि मेडिकल सर्विस देना अपने सारे ही सब्जेक्ट्स को उनकी एम्बिशन है। ट्रैवनकोर और कोचिन के रूलर्स ने वैक्सीनेशन कंपलसरी कर दी थी पब्लिक सर्वेंट्स, प्रिजनर्स और स्टूडेंट्स के लिए। और गवर्नमेंट ने हेल्थ सेक्टर में कई एक्सपर्ट्स भी अपॉइंट करे। जैसे ट्रैवनकोर ने डॉक्टर मेरी पूनन लूकोस को अपॉइंट किया, जो उधर की पहली सर्जन जनरल थी। इन एफर्ट्स की वजह से ही ट्रैवनकोर कई डिजीज की डेथ्स कम कर पाया। अब जो रिफॉर्म्स हमने ट्रैवनकोर में देखे वो कोचिन में भी हुए, बस थोड़े समय के बाद। जबकि मलाबार की सिचुएशन इंडिपेंडेंस से पहले ट्रैवनकोर और कोचिन के बराबर नहीं थी, जिसके लिए जिम्मेदार थे उधर की खराब प्रॉपर्टी रिलेशंस, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंडीशन और अंग्रेजों के दौरान बुरी एजुकेशन पॉलिसी। पर इंडिपेंडेंस के बाद मलाबार और दूसरे रीजन्स में जो अंतर था वो कम होने लगा। और इंडिपेंडेंस के बाद केरला की कई स्टेट गवर्नमेंट ने इन्हीं चीज़ों पर और काम किया। इसका श्रेय लैंड रिफॉर्म्स को भी जाता है जो केरला की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स ने इंट्रोड्यूस किया 1957 और लेट 60s में, जिसकी वजह से लैंडलेस लोगों का शेयर केरला में कम हो गया। इसी वजह से केरला का मॉडल इतना यूनिक है, क्योंकि केरला अमीर होने से पहले ज़्यादा एजुकेटेड और हेल्दी हुआ। 2 एकेडमिक्स ने ये भी कहा कि केरला ने एक अच्छी चॉइस करी लोगों की हेल्थ और एजुकेशन को ज़्यादा प्रायोरिटी देकर कंज्यूमरिज्म और एंटरप्रेन्योर्स के फायदे के मुकाबले। पर इस लैक ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के पीछे कई प्रॉब्लम्स भी थी जिससे केरला को गुजरना पड़ा। इसमें से एक मेजर प्रॉब्लम थी अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे 1987-88 में केरला की अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंडियन एवरेज से 4 गुना ज़्यादा थी। इसके पीछे एक मेजर कारण था केरला के स्ट्रिक्ट लेबर लॉज और रेगुलेशंस, जिसकी वजह से उधर की यूनियंस को बहुत पावर मिलती थी। पर ये बस अकेला उदाहरण नहीं है यूनियंस की पावर का। कई टाइम से केरला में नोक कूली की प्रैक्टिस रही है, जहां यूनियन एक्टिविस्ट इंडस्ट्रियल मटेरियल्स की अनलोडिंग के लिए पैसा मांगते हैं, चाहे आपने एक मशीन यूज करी हो या फिर खुद का लेबर। यूनियंस की पावर के अलावा जो स्टेट का कंट्रोल रहा है इकोनॉमी पर, उसकी वजह से केरला इतना इनोवेट नहीं कर पाया है और एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पाया है। इन्हीं सब कारणों की वजह से बिजनेस करना केरला में इतना आसान नहीं है। 2009 की एक वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट के हिसाब से कोची दूसरी सबसे चैलेंजिंग जगह थी बिजनेस करने के लिए इंडिया के 17 शहरों में। एक बिल्डिंग अप्रूवल के लिए उधर 200 से ज़्यादा दिन लगते थे, जबकि हैदराबाद में केवल 80। इसीलिए इतना सरप्राइजिंग नहीं होना चाहिए कि केरला में इतनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स नहीं आ रही है। इसकी वजह से कई टाइम से केरला की इनकम में इतनी ग्रोथ नहीं देखी गई। पर लेट 80s में कुछ चेंज आया। क्या? Straight from Kerala? From Kanyikudi.
जब मिडिल ईस्ट में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज उभर आई 1970s के बाद, तब केरला ने उसकी एडवांटेज उठाई और केरला ने जो इतने सालों के दौरान हेल्थ और एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट्स करी थी, अब वो काम आई। जब उधर के लोग सेल्समैन, ड्राइवर्स, कैशियर्स और इंजीनियरिंग की जॉब्स करने लग गए दूसरे देशों में। 2018 में केरला की 14% वर्कफोर्स फॉरेन कंट्रीज में काम कर रही थी और रिसर्च ने पाया कि उन परिवारों को जिनको बाहर से पैसा आता है, वो ज्यादा सेव कर पाते हैं, एसेट्स खरीद पाते हैं और जमीन, एजुकेशन और हेल्थ में इन्वेस्टमेंट भी कर पाते हैं। और अब ये रेमिटेंस की इनकम एक इम्पॉर्टेंट जरिया बन गया है केरला की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। रेमिटेंस इनकम के अलावा केरला को एग्रीकल्चर इनकम से भी बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डेटा के हिसाब से मेल लेबर की एवरेज डेली वेज रेट केरला में ऑलमोस्ट डबल है इंडिया की एवरेज से। इसी वजह से कई एग्रीकल्चरल वर्कर्स उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड जैसे राज्यों से केरला माइग्रेट कर रहे हैं। केरला में एग्रीकल्चरल वेजेस इतनी हाई क्यों हैं? इसके पीछे एक कारण है कि केरला में लेबर शॉर्टेज है क्योंकि कई लोग मिडिल ईस्ट चले गए हैं। दूसरा कारण है कि केरला में कैश क्रॉप्स की फार्मिंग बहुत ज़्यादा है। 2015-16 में कल्टीवेशन एरिया का 60% भाग कोकोनट और रबर के लिए था केरला में। इस प्रोग्रेस के बावजूद केरला अभी कई इकोनॉमिक दिक्कतों से गुजर रहा है। इसमें से एक मेजर चैलेंज है अनएम्प्लॉयमेंट, स्पेशली यूथ अनएम्प्लॉयमेंट। 2018-19 में केरला की यूथ अनएम्प्लॉयमेंट देश में वन ऑफ द हाईएस्ट थी। ये सिचुएशन और बिगड़ रही है रिवर्स माइग्रेशन से जो कोविड की वजह से हुई है। इसके अलावा में से कई लोग जानते हैं कि केरला भी एक एजिंग पॉपुलेशन से भी गुजर रहा है। 60 इयर्स प्लस का पॉपुलेशन शेयर 2015 में केरला में इंडियन एवरेज से कई ज़्यादा है। एक एजिंग पॉपुलेशन की वजह से सरकार को ज़्यादा पेंशन देनी होती है जो उनकी फाइनेंसेस पर ज़्यादा दबाव डालती हैं, जो सरकार के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है क्योंकि अभी केरला की स्टेट एक फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही है। अब ऐसी सिचुएशन में काइटेक्स गारमेंट, जो दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है किड्स गारमेंट्स का, उनका डिसीजन कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट विड्रॉ कर रहे हैं केरला से सरकार के दबाव की वजह से एक अच्छा अंदेशा नहीं है, जिसकी वजह से अब केरला मॉडल वापस स्पॉटलाइट में आ गया है। केरला के हेल्थ और एजुकेशन इंडिकेटर्स अभी भी बहुत अच्छे हैं, पर ये देखना बाकी है कि क्या ये प्रोग्रेस केरला के इकोनॉमिक चैलेंजेस को सॉल्व कर पाएगी या नहीं। I hope guys you liked the video. If you want to see similar content, then don't forget to subscribe to the channel and don't forget to check out IND Money app, link description में है। See you next time.